हेलो बच्चों, वेलकम टू अनिरुद्ध बायोलॉजी। और आज काफ़ी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं। मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं पिछले कुछ मंथ में। मैं चाहता था आपके साथ जुड़ना पर नहीं जुड़ पाया। और आप अभी भी देख सकते हैं, आप वीडियो आपको कुछ चिपकती हुई दिखाई देगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है जिसको हम बहुत जल्दी रिजॉल्व करेंगे, कोशिश कर रहे हैं पूरी। और इसके अलावा हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं वापस। तो मैंने एक बैच शुरू किया है, बैच योद्धा, अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 11th और आपका होम बोर्ड, इसके अलावा एएमयू एंट्रेंस की तैयारी आपको करवाएंगे। पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे और हफ्ते में कम से कम 2 लेक्चर्स रहेंगे। अभी मैं डेज़ नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है हमारा। मैं स्कूल भी करता हूँ, जो बच्चे मुझे जानते होंगे। तो हम कोशिश करेंगे हफ्ते में एटलीस्ट 2 वीडियोज़, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, पर कम से कम मिनिमम 2 वीडियोज़ तो आपको अपलोड करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले कि मैं चैप्टर शुरू करूं, आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बायोलॉजी के बारे में देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। चलिए, हमने कुछ, और ये नोट्स आप चाहें तो इसको साथ साथ लिख सकते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। साथ साथ हम जब चैप्टर एंड होगा तो एएमयू एंट्रेंस, इसके अलावा क्लास 11th और क्लास के लिए जो भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जो भी हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ बायोलॉजी। चैप्टर का नाम वैसे आपका द लिविंग वर्ल्ड है। क्लास 11th बायोलॉजी हम शुरू कर रहे हैं, उसका पहले कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। और ये हमारा बैच है जिसका नाम है योद्धा। हमने इसका एक नाम रखा है योद्धा। योद्धा इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी हम फाइटर्स हैं, हम वॉरियर्स हैं क्लास 11th में हमारी। इसके बाद हम एक नया बैच चालू करेंगे। जिसका नाम होगा विजय, जो क्लास 12th और नीट के लिए होगा। फिलहाल हम योद्धा बैच चालू कर रहे हैं। विजय का भी मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता आपसे, बट योद्धा हम शुरू करेंगे। और पूरी कोशिश रहेगी मेरी, कम से कम हफ्ते में 2 वीडियोस तो आपको, और ये बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे, कोशिश करेंगे हम कम से कम में और आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू अगर रह रहा होगा, हो सकता है मेरी इमेज या मेरी वीडियोज़ आपको चिपक के आ रही हो, थोड़ा सा टेक्निकल इशू रहेगा, इसको हम जल्दी रिजॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, और ये बेटा कॉमन आते हैं क्लास 11th में भी, नीट में भी, और एएमयू एंट्रेंस के लिए भी। हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कराएंगे आपको, ताकि आपको समझ में आ सके। तो चलिए, जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं, जितने भी हमारे क्लास 11th के योद्धा हैं, तैयार हो जाइए। तो चैप्टर का नाम है बेटा द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का चैप्टर है। तो पहले हम बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज अ साइंस कंसर्न्ड विद द लिविंग स्टडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम जितने भी जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी स्टडीज़ करते हैं, जो भी लिविंग हैं, ठीक है। अच्छा, टर्म बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं कि बायोलॉजी टर्म कहाँ से आया, कैसे आया, तो टर्म बायोलॉजी यूज्ड पहली बार किया था। टर्म बायोलॉजी वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज साइंटिफिक टर्म बाय द जर्मन फिजियोलॉजिस्ट गॉटफ्राइड रीनहोल्ड ट्राइवेरनस इन 1802। गॉटफ्राइड रीनहोल्ड ट्राइवेरस नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इस शब्द का उपयोग किया था, इस्तेमाल किया था, जिसका नाम है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, 1802 में, ठीक है। बाद में इसी टर्म को अडॉप्ट कर लिया। द टर्म बायोलॉजी अडॉप्टेड बाय फ्रेंच नेचुरलिस्ट जीन बैप्टिडी लेमार्क। देखिए, जो फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, फिजियोलॉजिस्ट का मतलब है किसी भी फिजिशियंस, मतलब बाहरी स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा बाहरी ढांचा है उसकी जो हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। तो जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको टर्म दिया, और ये नेचुरलिस्ट, नेचर्स की जो स्टडी करते हैं, और उन्होंने इस टर्म को अडॉप्ट किया, जिनका नाम है जीन बैप्टिडी लेमार्क। आप इनके बारे में इवोल्यूशन चैप्टर है क्लास 12th में, वहाँ भी पढ़ेंगे। इन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी भी दी है, हालांकि इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो 1802 में, सेम ईयर में ही, इस टर्म को अडॉप्ट कर लिया। इन टर्म बायोलॉजी अडॉप्टेड बाय फ्रेंच नेचुरलिस्ट जीन बैप्टिडी लेमार्क इन सेम ईयर हैज़ सिंस स्प्रेड इनटू द जनरल यूज़। जब तक कि वो एक साधारण जनजाति के इस्तेमाल के लिए आया, यानी सबको पता चलता कि ये बायोलॉजी शब्द है, उससे पहले इन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया था, है ना। जैसे किसी को आपका नाम पता चले कि आपका नाम फॉर एग्जांपल विजय है, अगर आपका नाम विजय है, ये बात सबको पता चल जाए, उससे पहले आप अपना नाम कुछ और रख लेते हैं। मान के लेते हैं विजय की जगह बाबू रख लेते हैं, तो ऐसा हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ था। तो सेम ईयर में ही अडॉप्ट कर लिया था, इससे पहले कि लोगों को पता चलता है कि ये टर्म किसने दिया है।
चलिए, बायोलॉजी की मेन 3 ब्रांचेस होती हैं, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी जिसमें हम डील करते हैं एनिमल्स को लेके, जिसमें हम जंतुओं की स्टडी करते हैं, जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं, उसे हम जूलॉजी कहते हैं। जू वर्ड से आप समझ सकते हैं, जू माने चिड़ियाघर। बॉटनी जिसमें हम डील करते हैं प्लांट के साथ में, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम डील करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में। देखो, एनिमल की जो स्टडी है वो है जूलॉजी, प्लांट की जो स्टडी है वो है बॉटनी, और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, तो देखिए आगे हम बात करते हैं, तो अब हम देखते हैं देखो, वैसे तो 3 मेन ब्रांच हैं बायोलॉजी की, लेकिन एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम है T.H. हक्सले, थॉमस हेनरी हक्सले। इन्होंने बोला देखो, बायोलॉजी को 3 ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अगर ऐसे हम सबको डिवाइड करने जाएंगे तो हमें बहुत सारी ब्रांचेस बनाने पड़ेंगे। जैसे माइकोलॉजी, फंजाई की स्टडी होती है, प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजोन्स की स्टडी होती है, ऐसे हमें कई सारी ब्रांचेस बनानी पड़ेंगी। तो उन्होंने एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट दिया, द यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट of biology received by great stimulus from the English biologist Thomas Henry Huxley। इंग्लिश बायोलॉजिस्ट का मतलब ये ब्रिटिश के होंगे, इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बोला जूलॉजी और बॉटनी आप अलग अलग मत कीजिए, आप एक ही करके पढ़िए। तो बायोलॉजी जो आज हम पढ़ते हैं, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं क्लास 11th और 12th में, वो इन्हीं की देन है, जिनका नाम है थॉमस हेनरी हक्सले। हालांकि मेन 3 ही ब्रांच होती हैं इसकी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, पर हक्सले का आइडिया था कि इसको यूनिफाई करके पढ़ा जाए, यानी इकट्ठा करके पढ़ा जाए। He believed that the conventional segregation of zoology and botany was intellectual meaningless। दोनों को अलग अलग पढ़ना कोई बेवकूफ़ी है, हालांकि एक दूसरे का ही हिस्सा है, दोनों ही लिविंग है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम सबको ही सेग्रीगेट करने जाएंगे तो फिर बहुत, इन्होंने सिर्फ कंबाइंड करके बताया कि आप जो जूलॉजी है, बॉटनी है, वो एक बड़ा हिस्सा है, मेजॉरिटी में है, माइक्रोबायोलॉजी है वो थोड़ा कम है। तो इन्होंने बोला कि यूनिफाई करके पढ़ा जाए, इसको इकट्ठा इंटीग्रेट करके पढ़ा जाए, है ना। तो इसको नाम दिया बायोलॉजी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया एक ही में, जिसका नाम रखा गया बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। ये इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी के बारे में जो मैंने आपको दिया कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी टर्म का मतलब क्या है, टर्म किसने दिया, है ना, कैसे इसका अडेप्टेशन हुआ। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो पहली चीज़ आती है, आवर इन्वायरमेंट फॉर्म्ड बाय 2 थिंग्स और फैक्टर्स। देखो, द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है उसका मतलब लिविंग, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की दुनिया है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 फैक्टर से बना है। लिविंग वर्ल्ड जो हमारा है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है। किन किन से मिलकर बना है, एक लिविंग से, एक नॉन लिविंग से। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, लिविंग से और नॉन लिविंग से। तो लिविंग में क्या आता है, नॉन लिविंग में क्या आता है, इसको हम स्टडी करते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं जैसे डेजर्ट्स, माउंटेन, रिवर्स, ओशियंस, है ना, विंड, जैसे आप कह सकते हो ना, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, समुंदर, मिट्टी, हवा, ये सब नॉन लिविंग है ना, एबायोटिक फैक्टर है। क्लास 10th में आपने अवर इन्वायरमेंट करके एक चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ समझा होगा इस चीज़ को, ना समझाओ तो मैं बता देता हूँ। ये निर्जीव वस्तुएं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो नॉन लिविंग है, उनमें जान नहीं होती है ना, हवा में जान नहीं होती है, पानी में जान नहीं होती है, पर्वत पहाड़ों में जान नहीं होती है। ऐसे लिविंग होते हैं जो भी हमारे आसपास हैं, जैसे हॉर्स, कैट, डॉग, ह्यूमन, काव, बफेलो, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, घोड़ा, है ना, बिल्ली, कुत्ता, इंसान, गाय, भैंस, है ना, पौधे, और बैक्टीरिया, जीवाणु, और फंजाई, जिसको हम अब इसकी हिंदी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर फंजाई ये भी है। आपने देखा हो ब्रेड के ऊपर या खाना जब हम कभी रख देते हैं बाहर, तो उसके ऊपर कुछ ग्रीनिश स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिन्हें हम फंजाई कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ तो हो गई लिविंग नॉन लिविंग से बना है हमारा एनवायरनमेंट। अब कहता है, आपकी एनसीईआरटी की ही लाइन है, जब हम अपने आसपास देखते हैं, व्हेन वी लुक अराउंड सीन अवर एनवायरनमेंट वी सीइंग अमेजिंग गैलोपिंग हाई आइलैंड, रेसिंग हॉर्स, कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, वैली ऑफ फ्लावर्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स, लीप्स अस स्पीचलेस। अब हम इस दुनिया को देखते हैं, हम जब कहीं घूमने जाते हैं हम देखते हैं ये जीव जंतु हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जैसे गैलोपिंग आइलैंड मतलब बर्फ़ के पहाड़ हैं, है ना, दौड़ते घोड़े, सफ़ेद दौड़ते घोड़े, आपने देखा होगा कई सीनरीज में हम लगाते हैं अपने घरों में। इसके अलावा ठंडे पर्वत, और इसके अलावा डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा है, बारिश होती रहती है। वैली ऑफ फ्लावर मतलब जहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, ऐसे गार्डन्स। माइग्रेटिंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षी, दौड़ते हुए पक्षी, है ना, ये हमें एकदम मंत्रमुग्ध कर देते हैं, स्पीचलेस कर देते हैं। ये हमारा लिविंग वर्ल्ड है। ये तो बात हो गई। अब इससे हमारे क्वेश्चंस बनता है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है इन सबको देख के,
ये सारी चीज़ें देख के अमेजिंग वर्ल्ड को कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग है क्या। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लाइफ। तो लिविंग क्या है इसका आंसर तो हम इस चैप्टर में देने वाले हैं, बट व्हाट इज़ लाइफ दैट इज़ अ फिलोसफिकल क्वेश्चन। ये एक मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन है कि जीवन क्या है। तो इसका संदर्भ, इसका जो पर्सपेक्शन है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए लाइफ कुछ है, किसी के लिए लाइफ कुछ है ना। जैसे मेरे लिए लाइफ हो सकता है मेरा खाना पीना, सोना उठना बैठना, मेरा काम करना हो। किसी और एनिमल के लिए उसकी लाइफ जैसे खाना पीना सोना और रिप्रोडक्शन करना हो। तो हर किसी की लाइफ का मकसद, एम, गोल अलग अलग है। पर हम इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या होता है ये समझना है हमको। तो लिविंग क्या होता है उसके लिए हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स रखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम मानेंगे कि वो लिविंग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज़ लिविंग, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं। लिविंग मीन्स, लिविंग आर दोज हैव सम बेसिक फीचर्स ऑफ लिविंग। ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह सकते हैं जिनके पास कुछ बेसिक फीचर्स होंगे, जैसे वो ग्रोथ करते हो, जिनमें वृद्धि होती हो, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हो, मूवमेंट होता हो, चलते फिरते हो, कॉन्शियसनेस हो, जिनमें चेतना हो, जिनमें खाना पचता हो, डाइजेशन होता हो, रेस्पिरेशन होता हो, है ना, जो श्वसन करते हो, जो इनमें मेटाबॉलिज्म होता हो यानी कि केमिकल रिएक्शन चलती हो, है ना, रासायनिक क्रियाएं जिनके शरीर में होती हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कोशिका के बने हो, इन सब को हम क्या कह सकते हैं, वो लिविंग है। तो ये 5-6 हमारे 8 पैरामीटर्स हैं जिनमें हम ये, जिनमें भी ये फीचर्स हमें दिखाई देंगे हम कह देंगे वो लिविंग है। अब इसमें से बेटा कुछ होते हैं डेफिनाइट फीचर्स, कुछ नॉन डेफिनाइट फीचर्स होते हैं। डेफिनाइट मतलब एग्जैक्टली ये लिविंग में मिलेगा ही मिलेगा, जिसका कोई एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, क्या होते हैं ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो पहली चीज़ हमने एक सेंटेंस यहाँ पे मेंशन किया है, क्या मेंशन किया बेटा, दोज ऑर्गेनिजम्स शो डेफिनाइनिंग फीचर्स कंसिडर एज लिविंग। डेफिनिंग मीन्स प्रेजेंट ओनली इन लिविंग थ्रू आउट द लाइफ। हम उन ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहेंगे जिसमें डिफाइनिंग फीचर्स मिलेंगे। डिफाइनिंग फीचर्स क्या, जो किसी और नॉन लिविंग में नहीं मिलेंगे, सिर्फ लिविंग में मिलेंगे, और वो भी जीवन भर। जैसे सेल, आप हम सबको पता है हमारा जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी यूनिट है वो सेल है। सेल कैसे बना होता है, सेल बना होता है कुछ न्यूट्रिएंट्स से, कुछ पोषक तत्वों से, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है ना। सेल ऑर्गेनल्स उनको बनाते हैं, जैसे आपने पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं। ये सारे सेल के पार्ट हैं, सेल ऑर्गेनल है जो सेल को बनाएंगे। अब सेल टिश्यू को बनाएंगे, सेल जब इकट्ठे हो जाएंगे टिश्यू को बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन को बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम को बनाएंगे, और वो ऑर्गेनिज्म को बना देगा। इसको इमर्जिंग ऑफ लाइफ कह सकते हैं हम। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिस इज कॉल्ड इमर्जिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे हमारे पास एक मसल सेल्स है, ये कार्डियक मसल हो सकती है, इससे कार्डियक टिश्यू बने, कार्डियक टिश्यू से हार्ट बना, ये ऑर्गन है। तो सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बना, जिससे एक ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बन गया। तो हमारे पास कार्डियक मसल से कार्डियक टिश्यू से हार्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम से हमारे पास बन जाता है ह्यूमन। तो ये क्या है, इमर्जिंग ऑफ लाइफ है। ये कैसे बने हैं हम सब, उसके बारे में। ठीक है, ये तो हमारी समझ में आ गया लिविंग क्या, जिनमें ये पैरामीटर्स होंगे उन्हें हम लिविंग कहेंगे। ये बात हमारे समझ में आ चुकी है अच्छे से। ठीक है, अब हमने बोला है कि इनमें कुछ बेसिक अच्छा ये हो गए। ठीक है, ऑर्गन से क्या बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गेनिज्म बनेंगे, है ना। ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन गया। अब ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ह्यूमन की अपनी एक पॉपुलेशन होगी, और पॉपुलेशंस एक स्पीसीज की होती है, फिर एक कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी मतलब जिसमें डिफरेंट स्पीसीज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी अलीगढ़ शहर में रहता हूँ, इस अलीगढ़ शहर में ह्यूमन की पॉपुलेशन अज्यूम करते हैं 5 लाख है, 5 लाख है, जिसमें से 2 लाख मान लेते हैं कुत्ता बिल्ली, है ना, मक्खी मच्छर, इन सब की होगी। तो अगर दोनों को मिला के मैं बोलता हूँ दैट इज़ कम्युनिटी, लेकिन सिर्फ मैं ह्यूमन की पॉपुलेशन कंसिडर कर रहा हूँ तो उसे पॉपुलेशन बोलेंगे। तो पॉपुलेशन एक जीव की होती है, एक प्रजाति की होती है। लेकिन कम्युनिटी जिसमें बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, और बहुत सारी स्पीसीज मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे आगरा की पॉपुलेशन हो गई, अलीगढ़ की पॉपुलेशन हो गई, एटा की पॉपुलेशन हो गई, मैनपुरी की पॉपुलेशन हो गई, नोएडा की पॉपुलेशन हो गई। तो दैट इज़ इकोसिस्टम, जिसमें अलग अलग, जैसे पानी में भी रहने वाले मिल सकते हैं, इसमें हमें ज़मीन पर भी रहने वाले मिल सकते हैं, इसमें हमें जो है आसमान में भी रहने वाले मिल सकते हैं, मिट्टी में भी रहने वाले मिल सकते हैं। तो ये अपना एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं। इकोसिस्टम से बनते हैं बायोम्स, एरियाज़। जैसे फॉर एग्जांपल मेघालय डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, है ना, डेजर्ट हो गया,
है ना, और इसमें माउंटेन्स हो जाएंगे। तो अलग अलग ये क्या बन गई, दैट इज़ बायोम्स। और बायोम्स क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। जिस बायोम्स में आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। जब इकोसिस्टम बोलते हैं तो हमने एबायोटिक बायोटिक फैक्टर बताया आपको। ऐसे डिफरेंट इकोसिस्टम जैसे एक्वाटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एरियल इकोसिस्टम, अर्बोरियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे मिलते हैं, अर्बोरियल जो हवा में मिलते हैं, कुछ मिट्टी में मिलते हैं, है ना। तो ये सारे हो गए। एक्वाटिक जो पानी में मिलेंगे, इन सब से सबको मिला के हम बायोस्फीयर बनाते हैं, जैसे अर्थ हमारी। तो ये हमने समझा कि लिविंग क्या होते हैं और कैसे बने हुए हैं। अब इनमें जो फैक्टर्स हैं जैसे ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, इन सबको हम कंसिडर करेंगे, है ना। आज इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। छोटे छोटे लेक्चर्स आते रहेंगे आपके, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन हम नहीं रखेंगे इसका। और ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू सो मच।